हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर को होता है इंजीनियर्स डे। तो आप सभी को इंजीनियर दिवस की बहुत बहुत बधाई। इंजीनियर्स दिवस दोस्तों मनाया जाता है सर मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती के अवसर पर, जिन्हें हम लोग एम विश्वेश्वरैया के नाम से भी जानते हैं। तो इंजीनियर्स दिवस इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है। कहते हैं अगर जीवन में आपको ना समझ में आए कि आगे क्या करना है तो आप इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि क्या नहीं करना था, क्योंकि उसके बाद आप कुछ भी बन सकते हो। हमारे भारत में आज के टाइम पर इंजीनियरिंग करने वाले अधिकांश इंजीनियर छोड़कर बाकी सब कुछ बन जाते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। उनमें से एक पीड़ित मैं भी हूं, तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह कर देना। कल का रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया। तो भारत और ब्रिटेन ने अभी हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। लीबिया में अभी एक तूफान आया है, तूफान डेनियल, जिसके वजह से 5500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। और फीबा विश्व कप यानी FIBA विश्व कप जीत लिया है जर्मनी ने सर्बिया को हरा करके। पांचवी राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने जीत लिया है कर्नाटक को हराकर। नेस्कॉम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में सिंधु गंगाधरन को। राजेश नाम्बियार जी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सिमोना हालेप पर 4 साल का बैन लगा है। ये 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है, डोपिंग के चलते इन पर बैन लगा है। भारतीय खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए गोपाल बागले। और उस्ताद अली जैकी हैदर जी का निधन हो गया। ये विरुद्ध वीणा से संबंधित थे और इनके अंतिम प्रतिपादक थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका रिवीजन डेली का डेली ही नहीं, वार्षिक भी कराया जा रहा है। जनवरी से लेकर के सितंबर तक का रिवीजन कराया जा रहा है। इसका कल सेकंड एपिसोड हुआ। इसमें हम लोग डेली 50 क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। लाइव क्लास होती है, शाम को 6 बजे होती है। डेली आपको जुड़ना है यूट्यूब चैनल इसी पर एमजेटी एजुकेशन पर ही। 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आप तीसरी क्लास आज से ज्वाइन कर सकते हो और पिछली 2 क्लास को जाकर के देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट बाद में जाकर के उसको देख रहे हैं, आप भी जाकर के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना मतलब गैस फ्री कंटेंट है, बीच में ज्यादा बातचीत नहीं की जाती है। शुरू करते हैं टॉपिक तो फिर शुरुआत करते हैं तो लास्ट तक ही ले चलते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप बाद में भी देख सकते हो और लाइव जुड़ जाओगे तो और अच्छी बात है। आपका कोई डाउट होगा तो वो भी आप शुरू में और अंत में पूछ सकते हो। एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज वगैरह दी जाती है और पीडीएफ आपको अगर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। डेली करंट अफेयर की नहीं, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको सिर्फ एमजेटी ऐप पर ही मिलेगी। इतना खूबसूरत ऐप बनवाए हैं पैसा खर्च करके, तो टेलीग्राम पर इसको नहीं देंगे, है ना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ध्यान रहे, अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस या सिर्फ हिंदी दिवस लिखा मिल जाए तब आप 14 सितंबर बताएंगे। अगर कहीं विश्व हिंदी दिवस लिखा मिल जाए तब आप 10 जनवरी बताएंगे। विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस या सिर्फ हिंदी दिवस कह लो। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? तो हिंदी को प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग को इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 14 सितंबर को ये मनाते हैं। अब 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? कारण ये है क्योंकि 14 सितंबर को ही 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखी गई है उसको राजभाषा का दर्जा दिया और उसके रूप में संविधान में ऐड किया। किसमें? अनुच्छेद 343 के तहत। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि बताइए ये संविधान के किस भाग में है। संविधान के किस भाग में है अनुच्छेद 343? बहुत इजी है, आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ में आप जानते हो कि भारतीय जो अनुसूचियां बनाई गई है उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। यह भी भाषाई आधार पर 8वीं अनुसूची है, यह भी पूछा जाता है। तो 1953 से ये मनाया जाना शुरू हुआ। मतलब ये डेट चुनी गई क्योंकि 1949 में ये चीज हुई थी, लेकिन ये पहली बार कब मनाया गया? 1953 में, ठीक है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण था कि 10 जनवरी को 1975 में नागपुर में, कहां पर?
नागपुर में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। अभी आपको याद हो तो पिछली बार अभी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था फिजी में, नांडी फिजी में हुआ था ना, जयशंकर साहब गए थे, बताया था मैंने आपको। तो वो 12वां था। पहला वाला जब हुआ था ना 10 जनवरी 1975 को, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये नागपुर में हुआ था महाराष्ट्र में। इसी के याद में मनमोहन सरकार ने 10 जनवरी 2006 से ये शुरू कर दिया, यानी 10 जनवरी 2006 से मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, और ये मनाया जाता है 1953 से। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सितंबर महीने के अभी तक जो महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनको देख लो। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 9 सितंबर को विश्व ई वाहन दिवस, 10 दिसंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला, हाल ही में किसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है? तो अभी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, नेवा। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है ये। एक्चुअली में विधान की जो कार्यवाही है, मतलब कि जो लेजिस्लेचर की जो कार्रवाई है उसको डिजिटलीकृत करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, डिजिटल लेजिस्लेचर नाम से। तो वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत, और समझ लो अब डिजिटलीकरण तो हो ही रहा है हर जगह पे, है ना, तो अब विधान परिषद भी हो जाए। ई विधान इसीलिए ऐप लॉन्च किया गया है। नेशनल ई विधान ऐप किसने लॉन्च किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। अच्छा, उद्देश्य विधानसभा के कामकाज में पारदर्शिता लाना और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। नेवा इसे आप कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म में नेशनल ई विधान ऐप भी आप कह सकते हो। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, यूट्यूब पर लाइव सुनवाई करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बना था? गुजरात बना था। साथ ही साथ दीवार पर एक प्रकार से कि डिजिटल बोर्ड लॉन्च करने वाला, डिजिटल बोर्ड या पर सुनवाई करने वाला, या कहे कि उसकी पैरवी छापने वाला पहला हाई कोर्ट भी गुजरात ही बना था। जैसे रेलवे स्टेशन पे आप जाते नहीं हो तो ऊपर डिजिटल बोर्ड लगा रहता है कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। ऐसे ही मुकदमों की पैरवी की, किसका केस है, फला बनाम फला जो है, ये ऐसे गुजरात हाईकोर्ट ने सामने लगा रखा है बोर्ड, ठीक है, ये भी करने वाला ये पहला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कब कब चर्चे में आई? कल भी हम लोगों ने बात किया था, फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। भोपाल में इन्होंने उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया था। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार ये पाई। कस्तूरी रे ने इन पर एक पुस्तक लिखी है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। भरोक्सा मोबाइल ऐप इन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए लॉन्च किया। और अभी कल हम लोगों ने बात किया कि किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी पूसा नई दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया है। क्लियर है ना? ये जो रिवीजन करवाया जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो ये लास्ट 1 ईयर का आप साथ साथ में रिवीजन करते चल रहे हो, तो और वो भी लिंक करके आपको, यानी कि राष्ट्रपति आया तो राष्ट्रपति से, कोई राज्य आता है तो राज्य से, तो इससे ना आपके दिमाग में वो चीजें बार बार रिकॉल होंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, तो आप जरूर पूरा वीडियो देखा करो। चलो, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का लॉन्च किया? तो सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है अभी हाल ही में असम के राज्यपाल ने। किसने? असम के राज्यपाल ने। कमेंट करके बताओ फटाफट, जब तक मैं पहुंचूं। असम के राज्यपाल हैं कौन? असम के राज्यपाल ये रहे, बैठे रहे, और इन्होंने लॉन्च किया है कौन सा? सरपंच संवाद ऐप। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है ना। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इसने मिल करके अभी असम के राज्यपाल या असम गवर्नमेंट के साथ मिल करके ये लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि सरपंच जानते हो ना, सरपंच गांव में सरपंच बैठती है, ठीक है ना, जो कुछ बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो सीनियर मोस्ट होते हैं, या कहें कि गांव के जो बेहतरीन थिंक टैंक होते हैं, उनकी बैठक होती है, सरपंच कहे जाते हैं। तो ऐसे सरपंच के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एप्लीकेशन के माध्यम से पहुंचा जाए, जिससे उनको कोई भी सूचना देनी हो, कोई भी चीजों का, चाहे ग्रामीण विकास करना हो या किसानों से रिलेटेड कोई जानकारी देनी हो, ठीक है, कि मौसम इस बार कैसा रहने वाला है, कब जुताई करनी चाहिए, कब बुआई करनी चाहिए, ये सारी चीजें, जानकारियां अब इन्हीं सरपंच संवाद मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को कनेक्ट करके दिया जा सकेगा। तो इसको लॉन्च किया गुलाब चंद्र कटारिया जी ने, जो कि हैं असम के गवर्नर वर्तमान में। तो इन्होंने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिल करके इसे लॉन्च किया है। पूरे भारत भर में 2.5 लाख सरपंच को कनेक्ट करेगा। मतलब ये ना सिर्फ असम बल्कि पूरे भारत में लोगों को, किसानों को कनेक्ट करेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग ऐप की, क्योंकि ये ऐप आया है तो पिछले दिनों में कौन कौन से ऐप चर्चे में रहे थे। इनक्वाइस ने अभी समुद्र ऐप लॉन्च किया नाविकों के लिए। भारत सरकार ने फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया।
किसके लिए? फ्लड वॉच, मतलब जब फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो उसके लिए अवेयरनेस या कहें कि पहले से ही अलर्ट जारी करने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है, राजमार्ग यात्रा ऐप। मृत वृक्ष आंदोलन ऐप अभी असम के ही मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने लॉन्च किया था। नोटबुक एलएम गूगल ने लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया। ठीक है। रिपोर्ट फिश डिसीज ऐप केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया। और पीसीटीएस ऐप राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया। ये सभी एप्लीकेशन है जो अभी हाल फिलहाल में चर्चे में आए थे। आगे बढ़े। किस राज्य ने संपत्ति संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की? गिफ्ट डीड योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के हमारे जितने भी भाई बहन हैं, अपने पापा, दादा या चाचा जो भी हैं, ठीक है, जो भी गार्जियन हैं, उनसे कह सकते हो कि खेत बाड़ी जो है भैया ना, अब इस ऐप के माध्यम से जल्दी से ट्रांसफर कर दो हमारे नाम, वरना कब चले जाओगे कोई पता नहीं है। देखो, गिफ्ट डीड स्कीम जो आई है, इसके तहत बड़ी ही आसानी से अपने ही फैमिली मेंबर को अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवानी है तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, ध्यान रहे, अपने ही फैमिली मेंबर के अंतर्गत अगर ट्रांसफर करना है ना, जैसे होता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं या भाइयों में बंटवारा होता है, जब भी जो भी चीजें होती हैं, तो उसमें ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझो। देखो, इसको लाने के लिए ना दिक्कत ये थी, जैसे अमीर घराने के हैं तब तो ठीक है, चल जाता है, चलो ठीक है, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिए, अंबानी साहब आए, उसके बाद कहे ये तुम संभालो, ये तुम संभालो। लेकिन जब जहां गरीब परिवार होते हैं, तो आपको, आप में से जो लोगों ने करवाया होगा कभी ट्रांसफर, तो आपको पता होगा स्टाम्प बनवाना पड़ता है। और वो जब ट्रांसफर करवाने के लिए स्टाम्प बनवाना पड़ता है, वो बहुत महंगा महंगा रहता है। तो जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी उतना महंगा स्टाम्प लगेगा। तो फिर ये करवाने में बहुत सारे जो गरीब परिवार हैं, वो इसी खर्चे की वजह से नहीं करवाते हैं ट्रांसफर। की खर्च करवा, मतलब अगर ट्रांसफर करवाएंगे तो ऊपर से देना पड़ेगा हमको इतना, तो हमारे पास इतना है नहीं। तो अब इसको करने के लिए देखो, यहाँ पर इन्होंने ये योजना शुरू कर दी है, गिफ्ट डीड। प्रॉपर्टी को ये विद इन फैमिली में बहुत ही आसानी तरीके से कर सकेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कम कर दिया है ड्राफ्ट शुल्क, यानी स्टाम्प शुल्क भी कम करके 5,000 रुपए कर दिए। मात्र 5,000 में कर सकते हो ट्रांसफर। ठीक है ना, समझ में आया। अब उत्तर प्रदेश आया है। उत्तर प्रदेश, आप यहां पर देखो, पहले इससे रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं, है ना, करंट अफेयर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अभी 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दिया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 18 ही मंडल भी हैं, ये भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने वाले राज्यों में ये टॉप पर रहा है। पहला ई ऑफिस सिस्टम उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शुरू किया गया है। कन्नौज को ही इत्र पर्यटन के रूप में भी विकसित कर रहा है, इत्र पर्यटन के रूप में भी विकसित कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चल ही रही है, तो एक डिस्ट्रिक्ट इसका प्रोडक्ट जो है इत्र, यानी इत्र मतलब समझ रहे हो ना, परफ्यूम, वो यहाँ पर बढ़िया चलता है। 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहां पर किया मोदी जी ने? कूड़ेबहार सुल्तानपुर में। इसके बाद फिर इसका शाहजहांपुर में किया था, किसका? गंगा एक्सप्रेसवे का। दोनों जगहों पर जहां जहां उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने, वहां वहां हवाई पट्टियां बनाई गई हैं। इस एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी, 2 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जहां पर हवाई पट्टी है, और ऐसा वाला पहला राज्य है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में 13 एक्सप्रेसवेज हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ऐसा इकलौता है। ठीक है। महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। और लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी बन रही है, देश की पहली नाइट सफारी है। और देश का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहां पर बनेगा? तो हरियाणा में बनेगा। ठीक है। इसके अलावा आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर है। गिफ्ट डीड योजना, तो यही मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर। आगे, किस कंपनी से भारतीय वायुसेना को पहला C-295 परिवहन विमान मिला है? तो भारतीय वायुसेना को ना अभी एयरबस ने, एयरबस एक कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। एयरबस के साथ अभी बहुत सारी डील हुई है। भारत में एयर इंडिया ने किया है डील, इससे अपना मतलब जहाज मंगाएगा, और उसके बाद फिर 470 विमान एयरबस और बोइंग से डील किया है ना एयर इंडिया, बताया था मैंने, अपना विमान का बेड़ा बढ़ाने के लिए। तो इसी कंपनी से भारतीय वायुसेना ने अभी C-295 नाम से परिवहन विमान रिसीव किया है। एक्चुअली में इससे डील हुई थी 21,000 करोड़ से ज्यादा की ये डील थी। यहां पर देख लो, इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव इट्स फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन। ये ट्रांसपोर्ट प्लेन है। ट्रांसपोर्ट प्लेन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट प्लेन जो होते हैं ये बल्कि होते हैं साइज में, और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब इसमें सैनिकों को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, भारी मात्रा में कई सारे सैनिकों को ले जाना है, या फिर उनको सामग्री पहुंचानी है, हथियार पहुंचाना है, उन सब के लिए ये होगा। और यहाँ पर देखो 16 विमान जो हैं ये देगा अभी कौन? एयरबस देगा।
टोटल 56 विमान के लिए हुई है डील। 56 विमान के लिए डील हुई है, लेकिन इसमें से ये डील इस प्रकार से है कि 16 विमान तो ये बना करके देंगे बिल्कुल ऑन रेडी, यानी कि ये बिल्कुल रेडी टू यूज रहेंगे, इनको तुरंत लेकर के उड़ाओ। और 40 विमान जो है ना, ये एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम ये मिल करके बनाएंगे इंडिया में बनाएंगे आगे चल करके। इससे रोजगार भी आएगा और ये मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना, कि मेड इन इंडिया भारत में बन रहा होगा, तो भारतीय मतलब मजदूर वगैरह भी होंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था AK-203 असॉल्ट राइफल बताया था ना, रसिया से हम लोगों ने लिया। 70,000 तो हम लोग मांग लिए रेडी टू यूज के लिए, उसके बाद 2-4 टू लेकर के वहीं फैक्ट्री में अमेठी में बनाना शुरू कर दिए, और उसके बाद ऐसे ही बनाए जाएंगे लाखों ऐसे ये असॉल्ट राइफल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। फिलहाल इस पर आ जाते हैं, तो बाकी सारी चीजें मैंने लगभग बता दी है। तो अभी एयर मार्शल VR चौधरी, विवेक राम चौधरी जी गए हुए थे, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। इन्होंने स्पेन के सेविले में ये रिसीव किया है, यानी कि हैंडओवर समारोह में हिस्सा लिया। तो पहला वाला विमान तो भैया मिल गया है। टोटल ये डील हुई है 21,935 करोड़ की 56 विमान के लिए। तो 16 विमान आएंगे बने बनाए और 40 हम लोग यहां पर बनाएंगे। आगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी? तो अभी हाल ही में पंजाब के जो मुख्यमंत्री है ना, भगवंत मान जी, इन्होंने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। सारागढ़ी कहां पर है? सारागढ़ी दोस्तों, वैसे देखा जाए तो सारागढ़ी की जो लड़ाई हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी, है ना। सारागढ़ी जो है हमारे इतिहास में सिखों के द्वारा लड़ी गई एक बहुत वीरता पूर्वक लड़ाई थी, जिसकी याद में एक स्मारक यहाँ पर बनाया जा रहा है। जैसे जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वहां पर एक स्मारक बनाया गया है ना, ऐसे ही यहाँ पर एक सारागढ़ी का स्मारक बनाया जा रहा है। और इसके लिए फाउंडिंग स्टोन या जिसे कहते हैं आधारशिला इन्होंने रखी है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई इमारत, कोई बिल्डिंग या कुछ भी स्मारक बन रहा है तो जब शुरू होता है, जब बनाना, तो फाउंडिंग स्टोन या कहें आधारशिला रखना कहते हैं। जब पहली बार जाकर के बनाना शुरू हुआ और जब ये बन करके तैयार हो जाता है, रेडी टू यूज होता है, तब उसे कहते हैं उद्घाटन करने गए हैं, यानी तब वो उद्घाटन होता है। तो जब मैं आधारशिला की बात करूं तो इसका मतलब समझिएगा कि अब बनना शुरू होगा, है ना। और जब उद्घाटन की बात करूं तो इसका मतलब बन करके तैयार हो जा गया है, आप जाकर के घूम आ सकते हो, ठीक है। तो ये फिरोजपुर जिला पंजाब में बनाया जा रहा है। सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 12 सितंबर 1897 को। ये समाना रिज में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। इसमें 36 सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने, महज 21 सैनिकों ने 10,000 अफगान हमलावरों को रोक के रखा था। मूवी भी बनी है, कमेंट करके बताओ कौन सी मूवी है, ठीक है। 10,000 अफगान हमलावरों को रोक करके रखा था और बहादुरी से अपनी पोस्ट को बचाव किया। हालांकि इसके बाद ये सभी सैनिक मारे गए, लेकिन इनकी वीरता को आज तक याद रखा जाता है, ठीक है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया है। अब पंजाब आया है तो पंजाब देख लो, इंडिया के मैप में आपको यहां पर दिख जाएगा पंजाब। एक्चुअली में ना पंजाब जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। आधा पंजाब पाकिस्तान में है, आधा पंजाब अपने यहाँ है। जब बंटवारा हुआ था देश का तो आधा पंजाब उसके यहाँ चला गया, तो वहां पर तो राज्य बोलते नहीं, वहां पर प्रांत बोलते हैं। तो पंजाब प्रांत आप सुनते होंगे कभी कभी न्यूज में कि पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत। तो यहाँ पर ये पंजाब प्रांत आधा उधर है आधा इधर है। पंजाब बेसिकली पांचाल यानी 5 नदियों के समूह को कहते थे, उसी से नाम पड़ा था। 5 नदियां यहाँ पर जाती हैं। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के यहाँ के सीएम है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। 23 जिले हैं। विधानसभा में 117 सीटें जाती हैं। 13 यहाँ पर लोकसभा सीटें जाती हैं यहाँ से, और राज्यसभा में 7 सीटें जाती हैं। पंजाब अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ऊपर जम्मू कश्मीर से, इधर हिमाचल प्रदेश से, फिर हरियाणा से और इधर राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। हरिके यहाँ पर झील है और हरिके नेशनल पार्क भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांजी सुखना लेक यहाँ पर है। इसके अलावा बीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। भांगड़ा यहाँ का बहुत ही प्रमुख लोक नृत्य है। धूमल, गिद्धा ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं, ठीक है ना। लाठी यहाँ का मार्शल आर्ट है। जीएस सफलता बैच, अगर आप हमसे जीएस पढ़ना चाहते हो तो जीएस सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये एमजेटी एजुकेशन का मोस्ट, समझ लो कि मोस्ट लाइक्ड और मोस्ट ज्वाइंड ये बैच है, जीएस सफलता बैच। 18 महीनों की वैलिडिटी इसमें दी जा रही है। हालांकि अब तो 18 महीने नहीं बचे हैं क्योंकि 2-3 महीने हो गए इसको शुरू हुए। ई बुक फ्री में आपको दी जा रही है। सारे सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि एक बार जीवन में जीएस पढ़ें, उसके बाद जीएस कभी पढ़ना ना पड़े, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जीएस सफलता बैच 2.0, ठीक है। जा करके आप कोई भी एक क्लास देखोगे तो आपको लगेगा पैसा वसूल हो गया है। कूपन कोड आपको यूज करना है GS20, आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। एमजेटी ऐप पर ही मिलेगा कोर्स। आगे बढ़ते हैं। ई बुक वगैरह तो आप ले ही लिए होगे। अगला, किस राज्य सरकार ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की? तो कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है बिहार ने।
कैश फॉर वेस्ट का मतलब वेस्ट के लिए, जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट मतलब कि कूड़ा करकट, वेस्ट सामान, उसके लिए कैश मिलेगा। ठीक है, कैश फॉर वेस्ट यानी कूड़ा करकट जाकर के दो, आपको उसके बदले कैश मिलेगा। ये शुरू किया है अभी हाल ही में पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसे शुरू किया है। ये एक नई स्कीम है, अद्भुत स्कीम है, और इसके जरिए ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी शुरू किए हैं, यानी एमआरएफ शुरू किए हैं। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी मतलब जो भी मटेरियल होंगे उनकी रिकवरी की जा सकेगी। ठीक है, तो एक बाकायदे लिस्ट जारी की गई है कि बोतल दोगे तो ये मिलेगा, डिब्बा दोगे तो ये मिलेगा, मतलब ऐसे ऐसे पूरी लिस्ट दी गई है, क्या क्या बटोर करके क्या क्या दोगे तो कितना कितना रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी दी गई है, जो केवल महिला श्रमिकों के लिए है। पटना नगर निगम ने इसे जारी किया है। कैश फॉर वेस्ट योजना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बिहार बहुत कम जल्दी चर्चे में आता है, बहुत ढूंढ करके इस साल के जितनी बार भी चर्चे में आया है बिहार, उसको मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। यहां पर देखिए, अमूमन जितने भी सूचकांक होते हैं उसमें सबसे नीचे रहता है बिहार। पोषण जागरूकता सूचकांक में सबसे नीचे, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में सबसे नीचे। अच्छा, इसमें आप कमेंट करके बताओ टॉप पर कौन कौन है, टॉप पर कौन कौन है। इसको तो मैंने अभी आपको कल भी बताया था, महाराष्ट्र। ठीक है, इसका बताओ पोषण जागरूकता सूचकांक में टॉप पर कौन है। गैंडों के लिए राइनो टास्क फोर्स का इन्होंने अभी गठन किया था, यह भी इंपॉर्टेंट है गैंडों के लिए। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य है। देखो, उधार तो ये खूब लेते हैं, काम बस नहीं कराते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा यहीं पर। ये कहां बनाया जाएगा? चंपारण जिले में बनाया जाएगा, चंपारण जिले में बनाया जाएगा। थावे महोत्सव यहां पर अभी मनाया गया। पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग के द्वारा बिहार स्टेट का स्टेट आइकॉन बनाया गया था अभी पिछले साल, ये भी ध्यान रखिएगा। पिछले साल क्या, इसी साल जनवरी में बनाया गया था, तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया था। अच्छा, चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को बनाया है 2024 के चुनाव के लिए आइकॉन। ठीक है, नेशनल आइकॉन, ये भी ध्यान रखना आप। तो ये बिहार से रिलेटेड जानकारी रही। अब बिहार से स्टैटिक भी देख लो। बिहार की राजधानी होती है पटना, ये रहा बिहार। बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार जी हैं, ये 8 बार सीएम बने हैं, 8 बार सीएम है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी यहाँ के गवर्नर हैं। गोगाबिल झील है, सिमरी का बख्तियार झील है, जगतपुर झील है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भीमबंधु अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य है। जाट जटिन डांस यहाँ पर होता है, झुमरी डांस होता है। गोदना, गोदना यहाँ का प्रमुख जो है, कहते नहीं लोक कला है, गोदना लोक कला है, इसको ध्यान रखना, लोक कला है। ठीक है, अगला, बिहार अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? झारखंड से, और इधर उत्तर प्रदेश से, इधर पश्चिम बंगाल से। ठीक है, आगे, हाल ही में हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में मीता वशिष्ठ को। किसे? मीता वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति परिषद का। हरियाणा सरकार ने इनको नियुक्त किया है। ये एक्ट्रेस हैं, कई फिल्मों में भी इन्होंने रोल अदा किया है, आप इनको भी जानते भी होंगे चेहरे से। तो ये इनका नाम है मीता वशिष्ठ, और इनको मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष बना दिया है हरियाणा सरकार ने। ये नियुक्ति तब हुई है जब सतीश कौशिक जी का निधन हो गया। सतीश कौशिक जी आप जानते हो ना अच्छे तरीके से, तो ये इसी पद पर थे, अब इनकी जगह पर ये ली हैं जगह। तो भारतीय सिनेमा, टेलीविजन वगैरह में ये काम कर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ को डॉक्टर एएम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को, ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा ये भारतीय सेना में दोस्तों नेत्र चिकित्सक हैं, और इनको नेत्र रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर एएम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको दिख रहे हैं, ये पुणे में सम्मानित किए गए। एएम गोखले पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ये नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिया जाता है। ये खुद एक नेत्र रोग विशेषज्ञ थे और एक बहुत ही फेमस टीचर भी थे। तो इनके जो पढ़ाए हुए छात्र थे वो देश भर में जाकर के आई के बहुत ही बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बने, और इस वजह से इन्हीं के नाम पर यह सम्मान दिया जाना शुरू हो गया। तो अभी पुणे में रेटिना कॉन्क्लेव ने नेत्र विज्ञान के लिए दिया गया ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को। किसे? ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को यह पुरस्कार दिया गया। अगला, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेवा के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट नमन ये दोस्तों लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के जो पूर्व सैनिक रह चुके हैं या जो शहीद हो चुके हैं उनके परिवार जनों के लिए हेल्प के लिए ये प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये भारतीय सेना ने ही लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी ने इसे लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा कि अगर उनको कोई शिकायत करनी है, शिकायत जैसे कि क्या होता है ना कि कह तो देते हैं कि सेना के जवान जो है वो शहीद हो गए, कि तो कह तो देते हैं इनके परिवार वालों को इतने लाख रुपए देंगे, उतने लाख देंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर देखो ना रियलिटी, तो फिर
मिलने में बहुत ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती है परिवारजनों को, और ये बड़ी दुख की बात है। तो इसके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, जिससे आसानी हो जाएगी। वो सेंटर्स बनाए जाएंगे कुछ, जिससे आसानी हो जाएगी। अगर मान लो कोई शिकायत करते हैं फैमिली वाले जाकर, तो निवारण केंद्र, उनका शिकायत का निवारण होगा। तो अभी पहला केंद्र तो दिल्ली के छावनी में खोला गया है, आगे आने वाले समय में 13 और ऐसे केंद्र देश भर में खोले जाएंगे। तो सरकार से ग्राहक सेवाएं प्रदान होगा, स्पष्ट पोर्टल होगा, पेंशन भोगियों के खाते को अपडेट करने में भी मदद मिलेगी। तो ये सारी चीजें होंगी, और इसके लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया। क्लियर है? अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो लाइक कर दिया होगा, नहीं किया हो तो लाइक कर दो। एमजेटी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो डेली लाइव क्लास चलती है उसकी पीडीएफ यहीं पर भेज जाती है। आप एमजेटी एजुकेशन सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। एक और चीज बात, देखो क्विज बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं आजकल, क्विज जरूर लगाया करो। अब देखो क्विज में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। क्विज में क्या किया जाएगा कि ऑप्शन को रैंडमाइज किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ए ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं है वहां पर भी वो ए ऑप्शन होगा। वो हो सकता है डी ऑप्शन पर हो सकता है बी ऑप्शन पर हो, या सी पर हो। तो जब रैंडमाइज रहेगा तो आपकी रिकॉल करने की जो क्षमता है, जो स्मरण शक्ति है, उसका असली से टेस्टिंग हो सकेगा। तो ये चीज मैं करवाने वाला हूं आज से। तो आज से आप लोग जाकर के क्विज जरूर सॉल्व करना एप्लीकेशन पर, एमजेटी ऐप पर जाइएगा और वहां पर क्विज जरूर जाकर के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। अब लास्ट डे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था कि ओडिया टीवी के द्वारा लॉन्च किए गए भारत की पहली एआई न्यूज एंकर का क्या नाम है। तो भारत की पहली एआई न्यूज एंकर है लीसा। और गिग वर्कर्स बिल पेश करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है, आज आपको बताना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन गए हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, ये आपको बताना है। ये थे आज के क्वेश्चंस, इनका आप आंसर कीजिए। डिटेल पता हो डिटेल जरूर लिखिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ मिलेगी, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।